गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। हालांकि जब ये वीडियो आपके पास जब अवेलेबल होगा तब तक मैं बता दूं कि मैंने पॉलिटी की जो पूरी सिलेबस है ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। मीन्स ऑफलाइन मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, पर ऑनलाइन जो आपको अवेलेबल हो रही है वो पूरी ख़त्म होने के बाद शॉर्ट एक घंटे के वीडियो को फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगी। हालांकि जब क्लास ली गई है तो क्लास लॉन्ग, लगभग एक क्लास 3.5 आवर 4.5 आवर ऑलमोस्ट इतना चला है। पर ऑनलाइन जो आपके पास अवेलेबल होगी वो काट कर 1 आवर के अप्रॉक्स आपके पास अवेलेबल होगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन पूरी क्लास को एक साथ अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो काफ़ी हेक्टिक या बोरिंग जैसा हो जाता है ऑनलाइन के फॉर्म में। इसलिए मैंने वीडियो जो रखी है काट काट के रखी है। और इंट्रोडक्शन देने का वीडियो का इस इंट्रोडक्शन का पर्पस ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ और कैसे आपको पढ़नी है, और इसमें मैंने कैसे आपको पढ़ाया है। ये सब बातें मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगा। बाकी डिटेल बातें तो मैंने जो पढ़ाया है वहाँ बीच बीच में हर जगह मेंशन है, बताया है मैंने। पहली बात मैं बता दूं कि मैं जिस लैंग्वेज को मैंने पढ़ाने में रखा है तो नोट्स के फॉर्म में या स्लाइड के फॉर्म में देखें तो मैंने कंप्लीट इंग्लिश रखी है, पर एक्सप्लेन करने में मैंने मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये इस पर्पस से क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम स्टेट का है तो मैक्सिमम स्टेट में मैक्सिमम बच्चे हैं, कुछ को छोड़कर, जो हिंदी समझ लेते हैं। खासकर जो गांव से जो बिलोंग करते हैं, जिनको या जो एफर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे को समझने में आसानी हो, इसको देखते हुए मैंने इसे एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश मिक्स में किया है। हालांकि मैं बता दूं कि मैंने जो पढ़ाई की है मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी है। मेरे लिए भी हिंदी में एक्सप्लेन करना बहुत सारे बातों को डिफिकल्ट हुई है। तो कोई नहीं, फिर भी मैंने जितना हो सका है अच्छे तरीके से, डिटेल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक तो ये कि मैंने इस लैंग्वेज को प्रीफर किया, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो मैंने चैप्टर जो पढ़ाया है तो आपको जैसे बुक में जो चैप्टर दी होती है कि एक चैप्टर नाम है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है, पर ये पॉलिटी जो है समझने के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता, ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ उस आधार पर, और जैसे जैसे डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है उसके आधार पर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में, हर जगह से बिलोंग कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कैसे कहाँ क्या होती है। तो अगर मैंने एक चैप्टर को पढ़ाया है ना, तो नोट्स के फॉर्म में बता दूं या जो स्लाइड के फॉर्म में जो मेंशन है आपको, वो एक चैप्टर के लिए पूरी मैंने नोट्स के फॉर्म में मेंशन किया है। पर एक चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैंने डिफरेंट कई चैप्टरों को कवर किया है। जैसे उसमें कोई नाम भी आया, कोई डिटेल कुछ के बारे में आया, तो उसको मैंने डिटेल उसी समय मैंने खत्म कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब एक चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं तो इस चैप्टर पर फोकस करोगे, क्योंकि अगर मैं सारे चैप्टर को या डिफरेंट सब्जेक्ट को भी बोलूं, अगर उनको लिंक करके ना पढ़ाऊं तो फिर एक टीचर को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बुक में तो सेम चीज वैसे मेंशन है तो कोई भी पढ़ ले, तो टीचर की क्यों जरूरत है? टीचर की जरूरत है कि आप अच्छे तरीके से समझ सके, और अच्छे तरीके से आप तभी समझ सकोगे जब मैं सारे को आपको लिंक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका इंतजार आप नहीं करोगे कि वो चैप्टर जब आएगा तो ही मैं पढ़ूंगा। मैं क्लियरली बता दूं, मैंने अगर मेरा आप 1 घंटे का वीडियो अगर आप सुनते हो तो उसको आपको कवर करने के लिए 4 to 5 आवर आपको पढ़ना पड़ सकता है। जैसे कि एक चैप्टर सिंपल नाम मैं देता हूं, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन पॉलिटी की पहली चैप्टर है, उसे पढ़ा रहा हूं। तो उसे पढ़ाने में हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टरों की बात आती है, तो मैं वहां उसको जाकर मैंने कवर किया है। तो जब भले ही आप ये चैप्टर एक पढ़ रहे हो, पर जब मैंने उन हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव को भी कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हो, व्हाटएवर हो या मिडिवल हो,
ठीक है, या कोई फिजिक्स का मैटर या केमिस्ट्री का मैटर, व्हाट एवर। तो जब मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बुक में उस चैप्टर के बारे में जाओ, जो मैंने पढ़ाया वहां से आप पढ़ो। आप जब भी जाके पढ़ोगे तो जितनी बातें मैंने पढ़ाई है, अगर उसको ध्यान से पढ़ा, अगर रिटेन रखा, तो आप उस चैप्टर को इजीली वे में आप समझ सकते हो, समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हालांकि मैंने कोशिश की है डेप्थ में जाने की, पर कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं हर एक पॉइंट को वर्बली कवर ना कर पाऊं दूसरे चैप्टर से रिलेटेड। जैसे जिस चैप्टर को मैंने नोट्स के फॉर्म में कवर किया है, उसे डिटेल तो मैं गया ही गया, इतना डिटेल मैं जा चुका हूं कि उतना डिफरेंट बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगी, उस चैप्टर पर्सपेक्टिव से बोलूं। पर जिसको मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो उसको माइट भी मैंने पूरी जितनी बुक है उससे बियॉन्ड नहीं गया, ठीक है, पर आपको बुक में जाकर पढ़नी है और आपको समझकर उसको याद करना है, ठीक है। तो ऐसे, तो इसलिए मैंने बोला ना कि आप अगर सर्च कर देखोगे ना, तो सर्च करके कुछ चैप्टर का नाम ही आएगा, पर ऐसा लगेगा कि एक चैप्टर को रहते हुए बड़े में जब आप सुनोगे ना अगर, तो लगेगा कि बहुत सारे चैप्टर खत्म हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि आपको उतनी मेहनत करनी है साथ में। और इस एग्जाम को, जो एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूं सिविल सर्विसेज के लिए, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्ट फंडा नहीं होता या कोई क्रैश कोर्स नहीं होता है कि कोई किसी को 1 मंथ का कोर्स करा दे और यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। नथिंग हैपेंस लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, मैं आपको क्लियरली बता दूं। इस एग्जाम की छोड़ दो, यहां तक कि कोई ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी बात कर दूं ना, तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किसी को 1 महीने का क्रैश कोर्स करवा दिया जाए और वो क्वालिफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करते हैं तो आप खुद समझ लो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप पहले से डेप्थ में नहीं गए हो, पढ़े नहीं हो, तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब मैंने यहां पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है कि प्रीलिम्स को ऐसा नहीं कि जब पढ़ाई जाती है तो प्रीलिम्स के लिए अभी पढ़ेंगे, मेंस के लिए बाद में पढ़ेंगे और वो क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बीच बीच में हर चीज को मैंने डिस्कस किया है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, एक तो ये सब चीज, तो सारी चीज को मैंने कवर की है। अब खुद पढ़ोगे, जब सुनोगे, देखोगे, तो आपको खुद ये पता चल जाएगा। देख, तो ये कोई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैं किसी चैप्टर को बहुत डिटेल में गया, बहुत डेप्थ में गया, तो क्यों डेप्थ में गया, मैं सब चीज दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे लिखना है। जब ध्यान से वाकई में सुनोगे, क्वेश्चन देखोगे मतलब मैं सब दिखाऊंगा सामने, तो आपको लगेगा कि इतना भले ही डेप्थ में पढ़ाया है, पर ये इतना डेप्थ, ये भी फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ है, इतना हमें जानना है। क्योंकि जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, ऑफिसर के लिए, क्लास ए ऑफिसर, IAS, IPS, IFS और व्हाटएवर जितने सारे सर्विसेज उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो उस एग्जाम के लिए बच्चों के पास उतनी कैलिबर होनी चाहिए, क्योंकि उस ढंग से वहां आपको परफॉर्म करनी है, वहां काम करनी है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे आप कितने बच्चे सोचे हैं कि बहुत डिटेल टफ है, ये है, ये बकवास पढ़ा रहे, इतना जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा अगर सोचोगे तो ऐसे क्वालिफाई होने से रहा नहीं हो सकते। जो फैक्ट है, जो फैक्ट बात है। अब कितना घंटा पढ़ना है, ये सब वो बीच बीच में मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ये समझ गए कैसे पढ़ना, की लैंग्वेज में क्यों कवर किया और कितनी आपको मेहनत करनी है, ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूं उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना, एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये, ठीक। दूसरी बात, इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनकी कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं। और दैट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, व्हाटएवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे, उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं बच्चों के लिए, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा
तो मैंने जिस टाइप की जो आपको क्वालिटी दी है, आपको देने की कोशिश की है, तो आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा होगा या जिन्होंने भी पढ़ा होगा, आप कंपेयर कर लेंगे, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूँ, बेस्ट तो कोई भी हो सकते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है, पर उनका टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब टाइम की कमी हो जाती है कि वो 2.5 घंटे या 3.5 घंटे का होता है एक क्लास मतलब पर डे का क्लास। तो 9 महीने 10 महीने 11 महीने में सिलेबस खत्म करते हैं, तो कैसे खत्म कर पाएंगे? मैं भी रह चुका हूँ वहां से, मुझे पता है, पर मेरे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाई है। तो मैं बता रहा था उन बच्चों को, बच्चों के लिए देखें, आप कितने लोगों ने मुझे बोला कि आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, आप फंड रेज नहीं कर सकते ऑनलाइन के जरिए। ट्रू, चलो कोई मान लिया भी जाए, पर जिनको ये खुद रियलाइज होगा वो खुद देंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। और कि कोई ऐसा मेरे पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि जब तक आप लिंक को पेमेंट नहीं करोगे आप आगे देख नहीं सकते। आराम से सबके लिए ओपन है, सब लोग देख सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देने की जब इच्छा हुई, जो मैं काम कर रहा हूं, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग, या मुझे ये काम करूंगा। जैसे आम लोगों की तरह सबकी होती है कि एक अफसर बनकर बढ़िया से एक अच्छी तरीके से लाइफ गुजारनी है। मैंने भी लगभग जब आप लोग की उम्र में था तो ऐसे ही सोचा था, पर कब लाइफ में क्या चेंज हो जाती है पता नहीं होता, और कब हो जाता है। तो ऐसे जिनको खुद लगेगा, अगर ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने और जीसस ने जब मुझे ये अपने आप में मन में ये करने के लिए लाया भावना, तो सामने वाले के मन में खुद आ जाएगी। ठीक है, तो ये है। एक बात और बता दूं, जो चैनल हो गई या यूट्यूब की चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके बारे में डिटेल, वो मैं चैप्टर जब खत्म होगा, चैप्टर खत्म मतलब इस टॉपिक को या इस हर क्लास के खत्म होने के बाद मैं उसको दिखा दूंगा। और अभी जो वीडियो अभी अवेलेबल होगी इंट्रोडक्शन वाली, लगभग ऑलमोस्ट हर क्लास में मुझे ये डालना पड़ेगा, फिर बाद में ऐसा होगा कि मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तो एक तो ये जो भी पेमेंट का ऑप्शन है वो स्क्रीन पर ये यूपीआई आईडी या जो भी आपका हो बार कोड, वो आपको दिख जाएगा। अब जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको, या फिर भी ना करे तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर, आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूं? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूं ना, मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूं कि मैं जो कर रहा हूं उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहिगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या 1-2 दिन के लिए, तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट दैट, आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा कि आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है, कि सिर्फ अफसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। तो कहते हैं डिफरेंस होता है विद्वान, गुणवान एंड बुद्धिमान। तो किताबें पढ़ के आप विद्वान बन सकते हो, ठीक है,
पर गुण के लिए सिर्फ किताबों से गुण नहीं आता, पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको विद्या नहीं है पर गुण है, जिसको ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। और बुद्धिमान तो दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, चालाक होना। तो मेरा पर्पस है कि मैं अपने बच्चों को विद्वान के साथ साथ बुद्धिमान और जो ज्ञानवान बोलते हैं वो बनाऊं, ठीक है। ज्ञानवान और क्या बोला, बुद्धिमान की बात नहीं करूंगा, एक तो विद्वान की बात कर रहा हूं, ज्ञानवान और गुणवान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो सब क्या चीजें होती है डिटेल वहां डिस्कस होगा। तो अभी तक मैंने बताया क्या क्या, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, बाकी अब धीरे धीरे अब चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है। वैसे पर्सन जिनको ये माना जाए कि इंडियन ओरिजिन है, इफ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है, तो वो या उसके माँ बाप जो अनडिवाइडेड इंडिया मतलब उस समय कौन कर, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश जो 1935 एक्ट में जो अनडिवाइडेड इंडिया हुआ वहां जन्म लिए हों, वो इंडियन ओरिजिन कहलाएंगे। या ऐसे टेरिटरी में जो 15 अगस्त 1947 को सच टेरिटरी विच बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 1947, मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद जो टेरिटरी इंडिया का हुआ या तो उसमें जन्म लिए हो, ठीक है, वो भी इंडियन ओरिजिन कहलाएंगे, या वो कंबाइंड वाला में जो था अनडिवाइडेड इंडिया में भी जन्म लिए हो तो कहलाएंगे क्या कहलाएंगे, इंडियन ओरिजिन कहलाएंगे, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इस एक्ट के लिए हुआ, लेकिन अब मैं बता दूं वाकई में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसको बोला जाता है ऐसे नॉर्मल वे में, कि अगर जिसका कोई भी एंसेस्टर पुराना में कोई भी एंसेस्टर माँ या बाप इंडिया में जन्म लिए हो, इंडिया को हो, तो उनके बच्चे को, पोते को, पड़पोते को, छड़पोते को किसी को बोला जाता है कि ये इंडियन ओरिजिन है इनका। देखो जैसे क्रिकेट खिलाड़ी में देखोगे कि बहुत सारे वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर है, सदगोपन नहीं, चंद्रपॉल या नासिर हुसैन या इंग्लैंड का प्लेयर, इसके पेरेंट्स जो थे ना कभी 150-200 साल पहले इंडिया से बिलोंग किया, कहीं कोई महाराष्ट्र से बिलोंग किया या कोई तमिलनाडु से बिलोंग किया या किसी स्टेट से बिलोंग किया, बहुत पहले की बात है, फिर भी उनको माना जाता है कि इंडियन ओरिजिन है, कोई भी एंसेस्टर इंडिया में रहा हो तो। अगर यहां तो हो गया इंडियन ओरिजिन, ऐसे बोलचाल भाषा में अगर वो इस एक्ट के अनुसार जो पाकिस्तान में भी जन्म लिया इस एक्ट के अनुसार तो भी कहलाएगा इंडियन ओरिजिन यहाँ के लिए। लेकिन कौन, माँ और बाप, पेरेंट्स एंड खुद, ये दो तक ही सीमित है इस एक्ट के लिए। लेकिन रियल में क्या है, कोई भी उनका एंसेस्टर जन्म लिया है इंडिया में, अब किसी को बोलते हैं कि पाकिस्तान पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ पाकिस्तान ओरिजिन। तो अगर अनडिवाइडेड इंडिया में अब ऐसे बोलचाल में है कि अगर वो पाकिस्तान वाले साइड में जन्म लिया तो उसको पाकिस्तान ओरिजिन माना जाता है बोलने में, चले भाषा में। जैसे कि मैं बता दूं साउथ अफ्रीका में कोई मुस्लिम प्लेयर है, नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो मुस्लिम प्लेयर हैं तो उनको ओरिजिन कहा जाता है कि वो पाकिस्तान, पर्सन ऑफ पाकिस्तान ओरिजिन, उनका पाकिस्तान से ओरिजिन रहा है। हालांकि जिस टाइम में उसके माँ बाप पाकिस्तान में जन्म लिए और रहे होंगे उसमें कंबाइंड वो इंडिया था, लेकिन इंडियन ओरिजिन ना बोल के उसको पाकिस्तान ओरिजिन बोला जाता है क्योंकि वो पार्ट ऑफ चला गया पाकिस्तान में। बोलचाल की भाषा में समझ गए ना, बोलचाल की भाषा में कोई भी एंसेस्टर अगर इंडिया वाले एरिया में जन्म लिया हो तो इंडियन ओरिजिन, पाकिस्तान वाले एरिया में जन्म लिया तो पाकिस्तान ओरिजिन कहलाएगा बोलचाल की भाषा में कोई भी एंसेस्टर। इस एक्ट के लिए इंडियन ओरिजिन इवन पाकिस्तान में जो जन्म लिया वो कहलाएगा, लेकिन उसका क्या है कि सिर्फ खुद और माँ बाप ये दो, या अनडिवाइडेड इंडिया में पूरा इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में जन्म लिया हो, या सिर्फ इंडिया में जो जन्म लेने वाला बात हो, आजादी के बाद वाला इंडिया में जन्म लिया तो ही वो कहलाएंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब देखो, लेकिन एक टर्म जो पहला बात है, इलीगल माइग्रेंट ना हो। अगर भले पाकिस्तान और बांग्लादेश से उनका माँ बाप जन्म लिए हो, बिलोंग किए हो 15 अगस्त 1947 से पहले, लेकिन उनके जो बच्चे हों इलीगली तरीके से इंडिया में ना आए, समझ में आया? तो अब इसलिए यहाँ ये बताया ना कि यहाँ और ऐसे नेट पर कुछ खोजोगे तो या खोलोगे से इंडियन ओरिजिन तो उनको भी करते हैं, और आप यहाँ बता रहे हो सिर्फ दो ही लोगों के लिए ये न हुआ, एक तो खुद और उसके पेरेंट्स, और इंडिया में जन्म लिए तो वो भी बोल रहे हो कि सिर्फ इंडिया में, अनडिवाइडेड इंडिया में पाकिस्तान बांग्लादेश जन्म लिए तो भी इस एक्ट के लिए।
इस एक्ट के लिए। बाकी ऐसे बोलचाल में जो होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है, आगे और आएगा पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन स्कीम जो आएगा आगे मैं बताऊंगा। उस केस में आप देखोगे कि कोई भी एंसेस्टर, जो मैंने बोला कोई भी एंसेस्टर, लेकिन वहां कोई भी एंसेस्टर नहीं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स मतलब परदादा परदादी, वहां तक के लोगों को माना गया है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वहीं तक। उसके बियॉन्ड एंसेस्टर वालों को नहीं माना गया आगे वाले स्कीम में। तो उस एक्ट में स्पेसिफाई कर देते हैं हम कहां तक कंसीडर कर रहे हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यहाँ इस एक्ट में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन सिर्फ इस हद तक इस हद तक ही आपको लिया गया है कहने का मतलब, ठीक है। तो ये हुआ जो फर्स्ट पॉइंट बताया। अभी और आगे चलते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर। सेकंड में देखो, ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यहां इंडियन ओरिजिन है, ठीक। ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। ये बहुत बड़ा, ये कहने को दिखने में छोटा ये सेंटेंस है, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन अपने आप में बहुत बड़ा है। जैसे देखो ना, फ्रीडम ऑफ राइट टू इक्वालिटी या राइट टू लाइफ, जब सुप्रीम कोर्ट में इंटरप्रिटेशन होता है राइट टू लाइफ को बहुत जिंदगी जीने का अधिकार, तो उसमें पंखा का अधिकार, हवा का अधिकार, साफ पानी का अधिकार, कहीं ना कहीं ये भी राइट टू लाइफ है। कहते हैं ना, एक्सप्लेन करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। वैसे ये सेंटेंस अपने आप में देखो, एक तो ये पर्सन इंडियन ओरिजिन है एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, इंडिया में नहीं रेसिडेंट कर रहा हो 7 साल से, ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन एनी कंट्री, कहीं भी रेसिडेंट है उसका, और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब ये एक्ट देखो 1955 में आया, 1955 के कंटेक्स्ट में है ना। यहाँ ये सब जो बातें चल रही है 1955 वाला ही बात चल रही है, 1955 का बाद का बात नहीं है जो एक्ट आया उस समय। तभी ये दो कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जोड़ा गया था, माँ खुद तक और माँ बाप तक रखा गया था। अब कहा गया 1920 में, 1955 के टाइम में, कि ऑर्डिनरली इंडिया के रेसिडेंट मतलब हुई ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन एनी कंट्री, मतलब इंडियन ओरिजिन है, माँ बाप जो हैं खुद पहले इंडिया में जन्म लिए या माँ बाप उसके इंडिया में जन्म लिए, अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लिए, आज़ादी से पहले वाला इंडिया में जन्म लिए, और खुद जो उनका बच्चा जो है ऑर्डिनरली किसी कंट्री में रह रहा है, तो ऐसे केस में वो रजिस्टर करवा सकता है, ठीक है। क्या रजिस्टर करवा सकता है? सिटीजनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, ठीक है। तो इसमें बहुत ब्रॉड लोग, देखो आप खुद देखो, इसमें बहुत सारे लोग कवर हो जाएंगे कि इंडिया का ओरिजिन है, ठीक है, माँ बाप इंडिया में जन्म लिए थे, तो इंडियन ओरिजिन का मतलब बता दिया। इंडियन ओरिजिन खुद या उसके माँ बाप shall be deemed to be Indian origin if he or either of his parents was born in undivided India or such territory which became part of India after 15 August 1947। तो एक तो इंडियन ओरिजिन है वो, लेकिन खुद इंडिया में रह भी नहीं रहा है, नहीं खुद इंडिया में जन्म भी नहीं रह रहा है कहीं और बाहर, वो उसको इंडिया का सिटीजनशिप चाहिए तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है वहां जाकर। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद, और ठीक है, अब है कि वो दे या ना दे वो तो बाद में अथॉरिटी को पावर है। तो ये इसमें बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं और वर्डिंग और सेंटेंस होनी चाहिए थी, तो इतना ही बोलकर वेग तरीके से सिर्फ यहाँ तक रख दिया गया, जो मैंने भी आपको यहाँ रखा है, क्योंकि एक्ट से ही मैंने बनाकर थोड़ा ही लिखा है, जो एक्ट में है वो सामने रखना है, उसमें क्या मैनिपुलेट करना। बी पॉइंट कहीं ना कहीं वेग लगता है कि कंप्लीट नहीं है, पूरी डिटेल अंदर इसमें नहीं बताई गई है, ठीक। अब देखो सी पॉइंट देखो, ए पर्सन हु इज मैरिड टू सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ऑर्डिनरली, ए पर्सन जो है इंडिया मतलब सिटीजन से मैरिड कर लिया, विदेशी हो, ठीक है, इंडियन नागरिक से मैरिड कर लिया, शादी कर लिया, एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो पहला पॉइंट में था एक तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात कहा गया, सेकंड में भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात कहा गया, थर्ड में इंडियन ओरिजिन का नहीं है, लेकिन उसकी बीवी जो है इंडिया की नागरिक है, मतलब कोई फ्रेंच हो या कोई विदेशी हो जो यहाँ रह रहा हो, यहाँ इंडिया से शादी कर लिया, 7 साल से यहाँ रह रहा हो, ऐसे केस में उस आदमी को भी सिटीजनशिप के लिए वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है,
ठीक है, ये हुआ इतना तक। अब देखो फोर्थ में, माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया। तो उस रजिस्ट्रेशन के अनुसार से जो 18 साल से कम है बच्चा, जिन ऐसे पेरेंट्स का माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन हु आर, मतलब वैसे पर्सन मतलब माँ बाप, पर्सन एक नाम पर्सन नहीं, पर्सन, माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन मतलब माँ बाप जो इंडिया के नागरिक हैं, उनके जो बच्चे जो हैं माइनर हो वो भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये तो हुआ रजिस्ट्रेशन। लेकिन जो इंडियन है ही, उनके बच्चे जन्म ले, तो वो सब क्यों करवाना जाए? भाई बच्चा पढ़ेगा, यहाँ स्कूलिंग होगा, कॉलेज होगा, यहाँ का जन्म प्रमाण पत्र जो बनेगा, वोटर कार्ड बनेगा, अपने आप जो सिटीजनशिप हो जाएगा। तो हम आप कहाँ रजिस्ट्रेशन, कभी जन्म लिए हो कि कोई रजिस्ट्रेशन करवाने गया है क्या सिटीजनशिप के लिए? मतलब ऐसे तो उस समय के कंटेक्स्ट में ये लाइन ऐसे जोड़ा हुआ है, माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रेशन के द्वारा ऐसे करवा सकते हैं। अब देखें, ये मैंने एक साइट रखा है कि अगर रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं, इंडियन जो ये साइट का नाम है, उसको जाते हैं फॉरेन मिनिस्ट्री, ये सब ये देखें, फॉरेन डिवीजन लिखा है, फॉरेनर डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रेशन कराने वाली जो बात है, इंडिया में रजिस्ट्रेशन हो रही है, चल रही है, यहाँ होम मिनिस्ट्री रहेगी, विदेश में तो हो नहीं रहा है रजिस्ट्रेशन वाली बात। इंडियन ऑरिजिन से इंडिया में 7 साल से रह रहे हो, ये सब डिस्कशन हो रहा है। तो साइट पर अप्लाई करेंगे, होम मिनिस्ट्री वाले साइट पर, और इंडियन सिटीजनशिप का ऐसे ऐसे आएगा। बाकी इस साइट को मैंने बस ऐसे रख दिया है आपको देखने के लिए कि ऑनलाइन अप्लाई होता है। तो जब तुमको जरूरत रहेगा खोलोगे, अपने आप आगे आपको जिस चीज को खोजोगे वो चीज मिल जाती है। जो चीज की चाहत हो उस चीज का आदमी तलाश करे, वो चीज उसको मिलती है, अगर दिल से मेहनत कर रहा हो तो। पहले मिले किसी को, थोड़ा लेट मिले, मिलना ही। तो अब है ये कहते हैं ना, खोजने पर तो भगवान भी मिल जाता है। ये बोलने की बातें हैं, तो मुझे इसमें भगवान वाली बात है, इस समय में नहीं जाना है, टॉपिक पे चलते हैं। देखो अब अगला पॉइंट है, ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी। मतलब फुल एज मतलब एडल्ट हो गया, कैपेसिटी मतलब उसको क्षमता हो, क्षमता मतलब नागरिक बनने की क्षमता हो। नागरिक बनने के सिटीजन की क्षमता किसको रहेगी? वो है ना, कि जैसे कि ब्रेन सही हो, पागल भटका हुआ दिमाग, अनसाउंड माइंड नहीं हो। बाकी क्या होता है, करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं हो, कोई क्राइम में इन्वॉल्व नहीं हो, कोई देशद्रोही का कुछ मैटर उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, यानी ये सब चीज नहीं होता, यानी फुल कैपेसिटी है उसको। फुल एज हो गया, 18 साल हो गया, तो ये कहलाएगा फुल एज एंड कैपेसिटी, क्षमता है उसको। हु और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, वो या उसके कोई माँ बाप, वाज अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो आजाद भारत के या तो खुद पहले नागरिक रह चुका हो या इसके माँ बाप में से कोई भी नागरिक रह चुके हैं, ठीक है। एंड इज ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 12 मंथ, 12 महीने से रह रहे हो, इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो पिछले बार के लिए 7 साल था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए 7 साल था ना, इंडियन ओरिजिन हो। यहाँ क्या है, यहाँ से 12 महीने है। क्यों 12 महीने हैं? यहाँ देखो, इंडियन ओरिजिन है, इंडियन ओरिजिन ऑर्डिनरली इंडिया में रह रहे हैं 7 साल से बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन। इंडियन ओरिजिन क्यों है? क्योंकि उसके वो या उसके माँ बाप पहले इंडिया में पहले रहते हो, ठीक है ना, इंडियन ओरिजिन। या तो ही बॉर्न जो हुए हैं, जो जन्म लिए हैं इंडिया में, या तो वो जन्म लिया हो या उसके माँ बाप ने जन्म लिया हो पहले। और कहाँ जन्म लिया हो? अनडिवाइडेड इंडिया में या आज़ादी के बाद जो इंडिया में। तो दोनों की सिटीजनशिप स्टेटस की बात नहीं है, सिर्फ जन्म की बात है। यहाँ देखो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में जो बोला गया है, इंडियन ओरिजिन, यही भी बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। यहाँ ये नहीं कहा गया कि बॉर्न है और सिटीजनशिप है, यहाँ ये बात नहीं है, सिर्फ जन्म लिए हो। लेकिन ये जो पॉइंट है आपका, ये है पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी, या तो उसको इसके पेरेंट्स जन्म नहीं लिए हो, जन्म तो अलग है, जन्म लिए भी है वो मतलब, लेकिन जन्म के बियॉन्ड एक स्टेप सिटीजन रहे हो, यहाँ के नागरिकता रही हो इनका, इस आदमी का या उनके माँ बाप का भी नागरिकता रहा हो, पहले से नागरिक यानी रहे हो। तो उनके लिए कंडीशन क्या है
रजिस्टर करवाना है तो कम से कम रजिस्टर करवाने से पहले 12 महीने पहले आप यहाँ रह रहे हो, ये दिखाना होगा कि हम 12 महीने से इंडिया में रह रहे हैं और पहले हम यहाँ के नागरिक रह चुके थे, या हमारे माँ बाप पहले यहाँ के नागरिक थे, सिर्फ जन्म नहीं लिए थे, नागरिक भी थे, तो उनके लिए 12 महीना हो गया कि रजिस्ट्रेशन से पहले आप 12 महीना यहाँ पहले रहते हो। ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 12 मंथ इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक, जन्मला के लिए 7 साल, और ये रेसिडेंट जब हो गया उनका मतलब सिटीजन है वो या उनके माँ बाप, तो सिर्फ 12 महीने से खुश। और एक पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन यहाँ भले न रह रहे हो, बाहर रह रहे हो, तो भी रजिस्ट्रेशन करके मिलेगा, लेकिन उसमें और कुछ होना चाहिए था जो क्लियरली नहीं है। ये हो गया। और आपका माइनर चाइल्ड से क्या नॉर्मल सी बात हो, कोई बड़ा बात नहीं है। और एक है शादी की बात, इंडियन लड़की से शादी किया या इंडियन लड़के से शादी किया, लेकिन 7 साल से रह रहे हो। और ये है ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी व्हिच पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसमें कुछ छूट रहा है, हाँ, तो पर्सन ऑफ फुल मतलब एज पूरा है, उसका कैपेसिटी है और उसके माँ बाप इंडिया के सिटीजन है, व्हिच पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उसके माँ बाप सिटीजन की तरह रजिस्टर्ड हैं, तो ये भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा, कोई बड़ा चीज इसमें है नहीं। तो जैसे माइनर चाइल्ड के लिए हो गया, तो माइनर का जब बड़ा बच्चा हो गया तो एक तरह से देखो तो सेम पॉइंट है, इजिली वे में रजिस्ट्रेशन का है। और ये साइट है, और एफ में मैंने बता दिया फुल एज कैपेसिटी है, और यहाँ ऑलरेडी उसके माँ बाप अभी ना हो लेकिन पहले सिटीजनशिप रहा हो माँ का बाप का या खुद का, तो सिर्फ 12 मंथ का क्राइटेरिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखो, ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु हैज बीन रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर फॉर 5 years and who is ordinarily resident in India for 12 months before making an application for registration। मतलब कहने का मतलब ऐसा आदमी एक तो एज कम पूरा है, क्षमता पूरा है, एंड रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर फॉर 5 years। मतलब देखिए, एक ओवरसीज मतलब ऐसे इंडियन भारत के लोग जो विदेश में रह रहे हो, वहाँ जो अपना कंसुलेट ऑफिस है वहाँ है ना, अपने आप को वहाँ रजिस्टर्ड करवाया है। कैसे रजिस्टर करवाया है, पहले से करवा कर रखते, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, उनको एक कार्ड मिलता है पासपोर्ट की तरह, ठीक है। तो उसमें आप चाहो तो जो इंडिया के आप हो, इंडिया में जन्म लियो, वो सब क्राइटेरिया है। मतलब कहने का कहीं ना कहीं इंडिया के आप पार्ट पहले रहो, इंडिया में डिसेंट कुछ रहा हो, ऐसे इन द सेंस माँ बाप इंडिया में जन्म लियो, आपका इंडियन ऑरिजिन हो, बस इतना जानो, इंडियन ऑरिजिन हो, तो वहाँ आप अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हो कि मैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बनना चाहता हूँ। यहाँ का सिटीजन तो नहीं कराऊंगा, लेकिन उसका एक अलग नाम है विदेशी। ओवरसीज का मतलब होता है विदेश, भारत से बाहर विदेश वाले जमीन पर। तो भारत से बाहर विदेश वाले जमीन पर रहने वाले भारत के नागरिक, ये उनको एक टैग मिलता है, एक तरह से पासपोर्ट की तरह कार्ड मिलता है, पासपोर्ट की तरह। ये क्या होता है, इंडियन सिटीजनशिप में उनको कुछ फैसिलिटी मिलेगी, वीजा के फॉर्म में उनको रिलीफ मिलेगा कि आप कभी भी लॉन्ग टर्म वीजा ले सकते हो, आ जा सकते हो, मिलेगा आपको। यहाँ आपको मान लीजिए कोई नौकरी में नहीं, पढ़ाई में, ट्रीटमेंट में, ये सब फैसिलिटी आपको मिलेगी। कुछ आगे मैं बताऊंगा, स्कूल में एडमिशन में, कॉलेज में, वो ऐसे होता है ना कि जो कुछ कॉलेज में सीटें रिजर्व होती है, और मतलब बाहर वाले के लिए, मतलब इंडियन हो, मतलब कहने का मतलब इंडियन ऑरिजिन हो लेकिन किसी और कंट्री का सिटीजनशिप हो। ऐसे केस में देखो, सिटीजनशिप कहीं और का उनको मिला हुआ है ऑलरेडी, लेकिन वो इंडिया के साथ अपना रिलेशन कुछ चाहते हैं, तो वो नाम रजिस्टर होगा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो इस केस में ये नहीं हुआ कि उसको इंडिया का सिटीजन मिल गया, इंडिया का सिटीजन अलग होता है एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया अलग होता है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया मिलेगा इंडियन ऑरिजिन वाले पर्सन को, उनको कुछ फैसिलिटी मिलेगी। जब इंडिया में आएंगे तो विदेशों पर जितना रेस्ट्रिक्शन है वो इनका रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, इनको और एडमिशन में, स्कूल में, सब में, कहीं घूमने जाने में, ये सब में इंडिया में कुछ अदर बेनिफिट मिलेगी। बेनिफिट मतलब कुछ ज़्यादा जो विदेशी को जो चीज़ यहाँ प्रोवाइड नहीं होता है, रिस्ट्रिक्शन, वो रिस्ट्रिक्शन आपको कंपेरेटिवली नहीं रहेगी, ठीक है। तो वो ये रजिस्टर करवाते हैं। बाकी और भी है,
फेयर में, कहीं पार्क में घूमने गए उसमें चार्ज में, ऐसे ऐसे उनको पैसे कम लगते हैं। तो वो वहाँ रजिस्टर करवाना होगा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। वहाँ 5 साल से ऑलरेडी रजिस्टर है, वहाँ करवा चुके हैं अपना नाम, मतलब वो अमेरिका के नागरिक हैं, अमेरिका का सिटीजनशिप मिल गया है, इंडिया के साथ रिलेशन मेंटेन रखने के लिए वो इंडियन एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर का वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा लिया, वहाँ मिल गया उनको, 5 साल से है। अब उनका डिजायर है कि मैं अब इंडियन सिटीजनशिप मुझे चाहिए, अब इंडिया में रहने, यहाँ अब नहीं रहना, विदेश में कोई मजा नहीं है, यहाँ कोई अपनापन नहीं है, कोई प्यार नहीं है, सब आइसोलेटेड रहते हैं। माँ बच्चे बड़ा हो जाएंगे, बच्चे भी माँ बाप को ध्यान नहीं देंगे, घर में पड़े रहोगे, बगल वालों का मतलब नहीं है, सब अपना बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, अपना आया अपने रूम में रहा, किसी को उससे मतलब नहीं है, ऐसे पड़े रहोगे, न गांव है न घर है न माहौल है, ऐसा कोई रिस्पेक्ट नहीं है कि अपने यहाँ रहो तो लोग जाएंगे तो 50 लोग पूछेंगे, आसपास में बैठोगे तो इतना रिस्पेक्ट मिलेगा, लोग कोई चाचा जी कर रहे हैं, कोई भैया कर रहा है, कोई दादाजी कर रहा है, तो सबके साथ क्लोज हो बैठ, कभी बोलने के लिए 50 आदमी अवेलेबल, बात करने के लिए, सुख दुख शेयर करने के लिए। वहाँ घर में बैठे रहो, कोई ना तुम्हारे पास आएगा, किसी के पास तुम नहीं जा सकते, अब मुझे वहाँ इंडिया चाहिए ना भाई, ये लाइफ अच्छी नहीं है। पैसा है बस अपने खाओ अपने पियो, बीवी के साथ, बीवी बच्चा उतना ही, बच्चा 18 साल से ऊपर हो गया वो भी आजाद पंछी की तरह भाग जाएगा, हम अकेले से पड़े रहेंगे, कोई मतलब नहीं है। कोई भी घर में आके चाकू भोंक के चला जाता है, हमारा कोई पूछ नहीं है, ये होता है जिनका देखा ही न्यूज में आते रहता है कि उनको ये चाकू घर में, माँ बाप को पड़े हुए थे घर में, चाकू मार कर चले गए, सामान लूट के चले गए, किसी को पता ही नहीं, 2 दिन बाद पता चला, लाश की बदबू आ रही थी तो पता चला कि कोई मरा भी है, क्योंकि ना घर में कोई आता है ना जाता है, बच्चे भी वहां से कहीं और जाते हैं। खैर ये बताने कि मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं डिस्करेज कर रहा हूँ कि सर ऐसे बोल के फ्रस्ट्रेट करते हो, कभी मन में इच्छा भी होती है कि मैं कुछ और करके कहीं और जाऊँ, फॉरेन में सेट हूँ, ये हो वो, ऐसे डिमोरलाइज करते हो। ये इससे याद रहे उसके लिए मैं बता रहा हूँ, मेरा ये पर्पस है, ना कि डिमोरलाइज करना। जो बोला है गलत क्या बोला है, मतलब अब सबके लिए ऐसा ना हो, नहीं होता हो, ये तो ऑब्वियस बात है, कोई चीज सैक्रोसैंक्ट नहीं होता कि हर कोई के लिए ये होता। ठीक, अब देखो 5 साल से रजिस्टर करवा रखा हो और ऑर्डिनरली इंडिया में अब आके रह रहा हो, 12 महीने से मतलब 1 साल से रह रहे हो, 12 मंथ, तो और एप्लीकेशन जब के लिए जो रजिस्ट्रेशन करवाने गए तो बोलेंगे कि 5 साल से ज़्यादा से मेरे पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड है और इंडिया में 12 महीने से रह भी रहा हूँ, तो ऐसे पर्सन रजिस्टर करवा सकते हैं। समझ गए? ये इंडियन ऑरिजिन वाला जो डिफिनेशन था इस एक्ट के अनुसार, मतलब 1955 में जब एक्ट बन रहा था तो इसके लिए हुआ या तो deemed to be a Indian origin if वो या either of his parents was born in undivided India, complete वाला जो इंडिया उसमें, और या such other territory which became part of India। 15 अगस्त 1947 के बाद ऐसे टेरिटरी जो इंडिया के पार्ट बने उसमें भी रह रहे तो भी कहलाएंगे इंडियन ऑरिजिन। तो 15 अगस्त 1947 के बाद जो पार्ट बने, क्या कौन कौन बने? कुछ बने ना भाई, कौन 3-4 जो फंसा था, जूनागढ़ और किसका हैदराबाद, कश्मीर, 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया के पार्ट बने। उसके बाद भी देखोगे तो फिर 54 में, 62 में, जो फिर धीरे धीरे फिर 74 में जो इंडिया के पार्ट बने, जैसे दमन दीव, पौंडीचेरी, सिक्किम, सब इंडिया के पार्ट बाद में बने। समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। ऑल द एवर पर्सन टू बी रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर करवाना चाहते हैं एज सिटीजन ऑफ इंडिया की तरफ रजिस्टर करवाना है, मस्ट टेक एन ओथ एंड अलेजियंस, मतलब एक शपथ लेना होगा, और अलेजियंस मतलब प्रतिज्ञा करना होगा। ओथ किसी बुक को साक्षी मानकर, जिनको कोई रिलीजन धर्म में विश्वास नहीं है उनको अपने आप में अलेजियंस मतलब प्रतिज्ञा करना होगा। ओथ किताब को गीता कुरान उसके सामने ओथ होता है, अलेजियंस वो होता है कि कोई किताब नहीं, आप अपने आप में प्रतिज्ञा टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द फॉर्म, मतलब संविधान के लिए आपका इस फॉर्म में आपका ओथ लेना होगा, ओथ एंड अलेजियंस होगा। ये फॉर्मा होता है, सेम सबके लिए होता है। द फॉर्म ऑफ ओथ इज फॉलो, आई मिस्टर मोहन डू सोलेमनी अफर्म, मन से वादा करता हूँ, निष्ठा वचन कर देता हूँ, वचन करता हूँ या वादा करता हूँ, सोलेमनी अफर और स्वेयर मतलब प्रतिज्ञा करता हूँ, दैट आई विल बियर ट्रू फेथ एंड अलेजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के प्रति हमें
सच्चे मन से विश्वास होगी, निष्ठा होगी, एंड एज बाय लॉ स्टेब्लिश, जैसा कानून बनाया गया उस हिसाब से, एंड दैट आई विल फेथफुली ऑब्जर्व द लॉज ऑफ इंडिया, मतलब विश्वास तरीके से मैं संविधान को पालन करूंगा, एंड फुलफिल माई ड्यूटीज एज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक की तरह मैं अपने दायित्व का निर्वहन करूंगा। ठीक है, ठीक, ये है ओथ एलिमेंट्स। इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, नीचे साइन करना पड़ेगा, सामने बोलना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन का क्लियर, रजिस्ट्रेशन का ऊपर से एक बार दिखा देता हूं थोड़ा सा, कि ज्यादा पेचिंदा टाइप का, ऐसे तो मैंने हर चीज कर दिया एक्सप्लेन, फिर भी एक नजर मार लो, थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आगे जाओगे तो पीछे वाला बत्ती गुल हो जाएगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। इंडियन ओरिजिन, ठीक है, 7 साल रह रहे हैं जो अप्लाई किया, ये इंडियन ओरिजिन है, कोई 7 साल नहीं रह रहा है इंडिया में, तो रह ही नहीं रहा है, बाहर ही रह रहा है। ठीक है, मतलब बाहर मतलब अनडिवाइडेड इंडिया से बाहर। अनडिवाइडेड इंडिया के बाद क्यों चर्चा कर रहे थे उस समय, 1955 के आसपास कहीं चर्चा ये सब था। तीसरा में है शादी कर लिया, इंडियन ओरिजिन, इंडिया का कोई नागरिक नहीं लेकिन इंडियन लड़की से शादी कर लिया और ये दिखाया कि हम 7 साल से रह रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन करवाएगा। माइनर बच्चे जिसके माँ बाप सिटीजन हो इंडिया के, उसके अलावा बच्चा माइनर नहीं एज हो गया और उसके माँ बाप भी सिटीजन हो इंडिया का। फिर है एज वेज पूरा कंप्लीट है, तो उसके माँ बाप कोई भी हो, इंडिया में जन्म नहीं लिए, इंडिया के सिटीजन थे या खुद सिटीजन थे या पहले माँ बाप सिटीजन थे, अब सिटीजनशिप फिर चाहता है, थे बाहर चले गए, वहां का सिटीजनशिप ले लिए अलग का, लेकिन अब इच्छा है कि हमको यहाँ का सिटीजनशिप चाहिए फिर से पुराना वाला। जैसे किसको बोलोगे, यहाँ, हाँ एग्जाम्पल कौन है, अक्षय कुमार का सिटीजनशिप था, पहले इंडियन तो था, था नहीं, सॉरी उम्र में बड़े यार, एज ज्यादा है ना, ऐसे बोलने में कुछ, जब ऑफिशियली बोला जा रहा है, जो भी मैं बोल रहा हूँ ऑफिशियली बोल रहा हूँ ना, ये तो भाई मैं जो बोल रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया या ऑल कोई भी सुन रहा हो ना, वर्ल्ड में, इंडिया में कोई भी, जहाँ इंटरनेट हो, जहाँ अवेलेबल हो, कोई भी सुन रहा हो, तो जब इंडिया में उनका जन्म हुआ तो इंडियन सिटीजनशिप था उनके पास, वो चले गए कनाडा, बाद में कनाडा का सिटीजनशिप मिला, न्यूज में आता है या सुनोगे या पढ़ा होगा, कभी सुना होगा। बाद में जब इंडिया में आए तो उनका फिर ये हुआ कि हमें इंडियन सिटीजनशिप चाहिए। शुरू में जब इंडिया में आए तो सिटीजनशिप नहीं थी, कनाडा का ही सिटीजनशिप था, वीजा लेके आए हो वाट एवर, इंडिया में वही बन रहा था, चल रहा था, अच्छा प्रोग्रेस हुआ। अब वो नहीं, यहीं रह के अपना बिजनेस, इंडियन मूवी में बॉलीवुड रहना है, वो सिटीजनशिप को छोड़ना है, तो अब रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और ये प्रोसेस है, ये स्टेप देख रहे हो, ये प्रोसीजर, कि वो पहले सिटीजनशिप रह चुके हो, ठीक है, अब फिर से सिटीजनशिप चाहिए तो 12 महीने से दिखाएंगे कि 12 महीने से मैं रह रहा हूँ, और अपना नाम रजिस्टर करवाएंगे सिटीजनशिप के लिए। ये प्रोसेस को उन्होंने फॉलो किया होगा, ठीक है ना। और ये हो गया। जी में क्या कहा गया कि ओवरसीज में, इंडिया में नहीं रह रहे हो विदेश में, वहां आप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के रूप में वहां रजिस्टर करवा रखा हो। अमेरिका में रह रहा हो, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के रूप में रजिस्टर करवा रखा हो, वो चाहते हैं इंडिया में सिटीजन बनना, तो फिर वो आए इंडिया में सिर्फ 12 महीने का, इनके लिए 12 महीने में, और इनके लिए भी 12 मंथ का क्राइटेरिया है। पहला वाला के लिए 7 साल, और बाकी के लिए 7 साल, बाकी के लिए तो कोई ईयर के नहीं, माँ बाप ही सिटीजन हो तो फिर कोई 7 साल 8 साल की जरूरत नहीं है, शादी किया तो उसके लिए 7 साल। और बी वाला कहीं ना कहीं काफी वेग रहा, वेग तरीके से क्लियरली, और ज्यादा डिटेल होना चाहिए था। इंडियन ओरिजिन तो है लेकिन बाहर रह रहे हो, कितना समय से बाहर रह रहे हो, ये सब कुछ भी मेंशन नहीं। देखो ये हुआ रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट खत्म। अब एक आएगा क्वेश्चन, टू एक्वायर, थोड़ा ऊपर, टू एक्वायर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन ए पर्सन मस्ट हैव बीन रेसिडेंट इन इंडिया। इंडिया में जरूर रेसिडेंट होना चाहिए। फॉर हाउ मेनी ईयर्स इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन, तो 1 ईयर 2 ईयर 4 ईयर 7 ईयर। एक्वायर्ड सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन के द्वारा मस्ट हैव बीन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर हाउ मेनी ईयर्स,
तो देखो पहला इंडियन ओरिजिन के लिए था 7 साल, दूसरा इंडियन ओरिजिन बाहर रहा तो कोई मेंशन नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या मेंशन है कि शादी किया इंडियन लड़की से तो 7 साल रहना है, खुद सिटीजनशिप कुछ नहीं है, इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन लड़की मतलब इंडियन सिटीजनशिप है। चौथा, माँ बाप सिटीजन है तो माइनर चाइल्ड को बाद रजिस्टर करवाना है, माँ बाप सिटीजन है तो एडल्ट हो गया तो फिर रजिस्टर करवाए, उसमें भी कोई डेट वेट मेंशन नहीं है। फिर मेंशन क्या है कि ओवरसीज सिटीजन में रजिस्टर करवा लिया हो पहले से, 5 साल तक रजिस्टर हो ओवरसीज सिटीजन, 12 महीना यहाँ रहेगा चलेगा। फिर खुद पहले से सिटीजनशिप मिल चुका या माँ बाप का अभी नहीं हुआ और यहाँ चाहते हो तो 12 महीने ही काफी है। 12 मंथ वो हुआ है ना, और एक हुआ 7 ईयर। तो ये क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है, अच्छी तरीके से फॉर्मुलेटेड नहीं है, बस एक्वायर्ड सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन पर्सन मस्ट हैव बीन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर हाउ मेनी इयर्स। तो अगर इंडियन ओरिजिन के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो 7 ईयर है, और बाकी 12 मंथ किसके लिए वो भी मैंने बता दिया, 5 साल पहले से ओवरसीज। लेकिन ये क्वेश्चन में 7 ईयर को जानना चाह रहा है, न कि वो 12 मंथ को जानना चाह रहा है। बाकी कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन का नहीं है, प्रैक्टिस के लिए है। अब देखो, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिक तरीके से स्वाभाविक तरीके से नागरिकता प्रदान हो, कैसे? तो इसमें चलते हैं, इसमें भी थोड़ा सा ऐसे ही रजिस्ट्रेशन की तरह बहुत सारी बातें हैं, मैं सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करूंगा। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन टू एनी पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी। फुल एज क्या हो गया एंड कैपेसिटी क्या हो गया, वो तो कैपेसिटी पता है, क्षमता, कोई माइंड सही हो, गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं हो, कैपेसिटी हो, एज मतलब 18 साल हो गया है, साथ में नॉट बीइंग एन इलीगल माइग्रेंट, इलीगल उसमें भी था, इलीगल माइग्रेंट कोई नहीं होना चाहिए, इलीगली नहीं आया हो। अब देखें, इफ ही क्वालिफाइड फॉर नेचुरलाइजेशन अंडर फॉलोइंग प्रोविजन, इस प्रोविजन में अगर क्वालिफाई करते हैं जो मेंशन है, तब वो इंडिया के सिटीजनशिप होंगे। तो कोई एक नहीं है प्रोविजन, ये जितना जितना दिया है वो सब में कम से कम क्वालिफाई होना चाहिए। इसमें से कोई ऐसा नहीं हो कि ऐसा जिसे 7-8 दिया हो, अगर तो 4 के लिए 4 पॉइंट से मैच कर जाता है उनको क्वालिफिकेशन, 3 से नहीं मैच करता तो भी नहीं, कम से कम जितना है उसमें फॉलोइंग प्रोविजन में उनको क्वालिफाई होना है, ठीक है। अब क्या क्या प्रोविजन है नेचुरलाइजेशन के लिए, देखो, दैट की कहने का मतलब दैट ही इज नॉट अ सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वेयर सिटीजन ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ दैट कंट्री बाय नेचुरलाइजेशन। कहने का मतलब नेचुरलाइजेशन से आपको सिटीजनशिप तभी प्रोवाइड किया जाएगा, एक तो एज हो गया हो, इलीगल माइग्रेंट नहीं हो, साथ में, ठीक है, अभी इंडिया का सिटीजनशिप 4 है लेकिन कहीं और कंट्री का सिटीजनशिप तो है ना आपको, तो ऐसे कंट्री का आप या तो नागरिक न रहे, या उनके सब्जेक्ट या नागरिक कहने वाला, सब्जेक्ट मतलब उनके जन आप न हो या उनके नागरिक न हो, कहने का मतलब मिलनी कंट्री वेयर जहां वेयर सिटीजन ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड फ्रॉम, मतलब हमारा नागरिक को पहले से बैन कर दिया है कि आप उस कंट्री के नागरिक नहीं बन सकते या उस कंट्री में, देखो, वेयर सिटीजन ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सिटीजन और सब्जेक्ट ऑफ दैट कंट्री बाय नेचुरलाइजेशन, यानी उस समय कुछ बनी रहेगी गाइडलाइन, बना हुआ होगा, ठीक है। यहाँ में बताया नहीं गया है कि आप नेचुरलाइजेशन के तरीके से इस कंट्री में जो हमारा दुश्मन है, जैसे पाकिस्तान एक पल के लिए मान लिया, ठीक है, तो वहां आप सिटीजनशिप नहीं ले रखे हो या नहीं लिए हो, तो उस जिस कंट्री को हम उस पर इनेमी मान रहे हो, उसके लिए बना दिया गया होगा गाइडलाइन कि हमारे कंट्री के लोग अगर ऐसे कंट्री का अगर सिटीजनशिप लेते हैं नेचुरलाइजेशन के तरीके से वहां, तो हम उनको बाद में कभी भी सिटीजनशिप के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये हुआ, तो वही हुआ that he is not a subject or citizen of any country where citizen of India are prevented from becoming
सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ दैट कंट्री बाय नेचुरलाइजेशन, ओनली नेचुरलाइजेशन का इस्तेमाल किया गया, वर्ड इस्तेमाल है यहाँ रजिस्ट्रेशन का नहीं इस्तेमाल किया गया है, ऐसे लिखा हुआ है जो एक्ट में, सिर्फ मैंने ये मेंशन किया है। आगे देखें, सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा और क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एक तो ऐसे कंट्री में सिटीजनशिप ना लिया हो नेचुरलाइजेशन के तरीके से, जिस कंट्री में हमने पहले से रोक रखा हो। दूसरा, दैट ही इज ए सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, he undertake to renounce the citizenship of that country in the event of his application for Indian citizenship being accepted। मतलब वो अंडरटेकिंग में देता है या वचन करता है, कहने का मतलब कि अगर इंडिया का सिटीजनशिप मुझे मिल जाता है तो हम तैयार हैं जिस कंट्री का सिटीजनशिप मुझे मिल रखा है उसको छोड़ने के लिए। तो अंडरटेक टू रिनाउंस, द त्याग करने के लिए, छोड़ने के लिए, द सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री इन द इवेंट ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर इंडियन सिटीजनशिप बीइंग एक्सेप्टेड। तो इस दौरान में, इस घटना के समय में हमारा अगर सिटीजनशिप एक्सेप्ट हो जाता है, पहले से क्यों छोड़ देगा, मान लीजिए आप एक्सेप्ट ही नहीं किए, पहले से अंडरटेकिंग में देगा, तो रजिस्ट्रेशन करना हो तो अंडरटेकिंग में देना होगा। अंडरटेकिंग का लिखे रहेगा एंड सो मतलब टुक undertake that I will renounce the citizens of India, citizens of this country in case I am provided with the citizenship of the India ऐसे प्रोवाइडेड रहेगा। तो नीचे में साइन करना है, तो साइन करना होगा, वो होगा अंडरटेकिंग। और क्या, तो एक तो ये भी होगा तैयार हो छोड़ने के लिए। क्यों नहीं तैयार हो गए, यहाँ का सिटीजनशिप मिला, वहाँ का भी है, और ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली तो जाओगे सिटीजनशिप से, क्योंकि इंडिया ड्यूअल सिटीजनशिप परमिट नहीं करता। ये हुआ ये। अब देखो एक और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए साथ में, मतलब इनमें से जो में आ जाए, लेकिन कोई में से वो मतलब डिस्क्वालीफाई नहीं हो, मतलब अगर एप्लीकेबल हो तो ये हो एप्लीकेबल, अगर कोई एप्लीकेबल उसके लिए होता ही नहीं तो अलग चीज है। लेकिन कोई अप्लाई होता है और उससे उसको कह सकते हो कि कोहेरेंस नहीं है, तालमेल नहीं है, तो सिटीजनशिप उसको नेचुरलाइज प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अब देखो सी पॉइंट क्या है, दैट ही हैज आइदर रिसाइडेड इन इंडिया, भारत में रह रहा हो, ठीक है, रिसाइडेड इन इंडिया और बीन इन द सर्विस ऑफ ए गवर्नमेंट इन इंडिया। तो या तो इंडिया में रिसाइडेड रह रहा हो या भारत में इन सर्विस ऑफ ए गवर्नमेंट इन इंडिया, मतलब भारत में यहाँ सरकार की नौकरी कर रहा हो, और पार्टली द वन एंड पार्टली द अदर, या तो रह रहा हो थोड़ा कुछ दिन रहा भी हो, या तो यहाँ नौकरी भी कर रहा हो। ये कहने का मतलब थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 मंथ इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ पब्लिकेशन, यानी नेचुरलाइजेशन के तरीकों को उसने इस्तेमाल करके उसको वाला लाइन से जाकर वहां रहेगा कि किस बेसिस पर आप सिटीजनशिप चाहते हो, तो ऑन द बेसिस नेचुरलाइजेशन। उसमें हम यहाँ सरकार में की सेवा करते हैं, कोई सरकार में नौकरी कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट में, कहने का मतलब इन द सेंस चाहे हम इंडिया में रह रहे हैं, आइदर रिसाइडेड इन इंडिया और बीन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, या तो दोनों में से कोई हो, पार्टली ये भी हो दोनों हो तो भी चलेगा, पार्टली द वन एंड पार्टली द अदर, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 मंथ, मतलब 12 महीने से जब हम अप्लाई कर रहे हैं नेचुरलाइजेशन वाला प्रोसेस को, तो 12 महीने से वो दिखाना होगा कि तुम यहाँ रह रहे हो या यहाँ सर्विस कर रहे हो। एक तो ये नेचुरलाइजेशन वाला, ठीक। ओहो, ये हुआ ये। अब है डी, क्या है, दैट ड्यूरिंग द 14 ईयर्स, यहाँ देखो, ड्यूरिंग द 14 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द सेड पीरियड ऑफ 12 मंथ he has either resided in India or been in the service of a government in India or partly the one or partly the other for periods amounting the aggregate to not less than 11 years। अब क्या है, 12 महीने तो चलो पहले रह रहा हो, रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन उसमें साथ में ये भी दिखाना होगा कि 12 महीने से यहाँ रह रहे हैं लास्ट में लगातार, और सरकारी नौकरी में भी हैं, या तो नौकरी में भी है या तो रह भी रहे हैं, दोनों में से कोई भी, या तो दोनों थोड़ा साथ में। इस 12 महीने से पहले देखा जाए ड्यूरिंग द 14 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग सेड पीरियड, यहाँ से 12 महीना पहले की बात रह रहे हैं, इस 12 महीने से 14 साल पहले, इस 12 महीने से 14 साल पहले
ठीक है, देखो 14 साल पहले क्या कहता है, सेल्फ पीरियड टूर्नामेंट आइदर रिसाइडेड इन इंडिया और बीन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया पार्टली द वन और पार्टली द अदर फॉर ए पीरियड नॉट अमाउंटिंग द एग्रीगेट टू नॉट लेस देन 11 ईयर। मतलब इस 12 महीना से पहले देखा जाए तो 14 साल में, 12 महीने से पहले 14 साल के पहले कम से कम 11 साल तो इंडिया में रहे हो या इंडिया में सरकार की कोई नौकरी में रहे हो। मतलब ये 12 महीने में तो लगातार रहना ही रहना है, तो इसमें कोई गैप नहीं। इस 12 महीने से पहले 14 साल का जो पीरियड है, इस 14 साल में कम से कम 11 साल छोड़ छोड़ के, मतलब लगातार 11 साल रहा तो ठीक है ना, तो छोड़ छोड़ के भी रहा तो 11 साल तो रहा ही रहा, और यहाँ सर्विस भी किया हो, या पार्टली तो ये या पार्टली वो बात को, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड क्या बोलूं, ये है आइदर रिसाइडेड इन इंडिया और बीन इन द सर्विस। शुरू से देखो, ड्यूरिंग द 14 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द सेड पीरियड ऑफ 12 मंथ, जो ऊपर 12 महीने की बात कही गई उससे पहले, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द सेड पीरियड, पहले 14 साल पहले, ही हैज बीन आइदर रिसाइडेड इन इंडिया, इंडिया में या तो रहा हो, और बीन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, भारत में सरकार की सेवा में रहा हो, या पार्टली द वन पार्टली दिया, थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो, मतलब 11 साल फिर भी जोड़ लेना है, कुछ दिन नौकरी में भी रहा, कुछ दिन है जो ऐसे ही रहा, थल्ले रहा, तो 11 साल, वो भी कम से कम 11 साल, लेकिन उस 14 साल के बीच में 11 साल, उस 14 साल पीरियड में 11 साल लगातार या छोड़ छोड़ के 11 साल कम से कम यहाँ रहा हो, तो ही नेचुरलाइजेशन से मिल सकता है, ये कहा गया है। तो ये मैंने पिक्चर रखा है, पिक्चर को बाद में डिस्कस करूंगा। अब देखो, ये हो गया 14 साल वाला, 14 साल के बीच में 11 साल, कम से कम 11 साल रहे। अब देखें, अब 4% बिलोंगिंग टू हिंदू मतलब मुस्लिम को छोड़कर और भी जो रिलीजन इंडिया में बिलोंग करते हैं एक्सेप्ट मुस्लिम, देखो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी, तो कम्युनिटी इन अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, द एग्रीगेट पीरियड ऑफ 4%, ये 3 कंट्री के लिए, ये सारे रिलीजन वाले पर्सन, सिर्फ 3 ही कंट्री के लिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, और ये रिलीजन से बिलोंग करने वाले पर्सन, ठीक है। द एग्रीगेट पीरियड ऑफ रेसिडेंस और सर्विस ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया हैज बीन रिड्यूस्ड टू 5 years from 11 years by Citizenship Amendment Act 2019, मतलब 2019 का जो अमेंडमेंट हुआ, जो था नेचुरलाइजेशन कैसे मिल सकता है, 11 साल रहना होगा या सर्विस में 11 साल को कर दिया, ये 5 ही साल रहे तो भी मिल जाएगा नेचुरलाइजेशन, वो भी इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और इसी सिर्फ 3 कंट्री के लिए, यहाँ श्रीलंका कंट्री के लिए नहीं, नेपाल के लिए नहीं, या आप कह सकते हो भूटान के लिए नहीं, वहां से आए हुए पर्सन के लिए नहीं, म्यांमार से आए हुए पर्सन के लिए नहीं, सिर्फ इसके लिए ये हो, ठीक। साथ साथ में देखो, डेट ही इज ऑफ गुड कैरेक्टर, अच्छा कैरेक्टर हो, चरित्र अच्छा हो, साथ में ये भी है, दैट ही इज एन एडुकेट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज मैंने बताया था, अभी ऐसे दिखा दूंगा, उसमें जो लैंग्वेज है मैंने बताया था ना, कैसे कैसे लैंग्वेज, कोंकणी, बोडो, संथाली, मैथिली, बाकी आपका हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयाली, सब अभी दिखाऊंगा। तो वो सब लैंग्वेज 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का नॉलेज हो उसको, किसी लैंग्वेज उसमें से कोई एक, एडुकेट नॉलेज ऑफ स्पेसिफाइड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड उसके साथ साथ क्या, दैट इन द इवेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन बीइंग ग्रांटेड टू हिम, ही इंटेंड्स, उसके साथ साथ इरादा भी उसका हो, ही इंटेंड्स टू रिसाइड इन इंडिया और टू इंटर इनटू और कंटिन्यू इन सर्विस अंडर द गवर्नमेंट इन इंडिया और अंडर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच इंडिया इज ए मेंबर, और अंडर ए सोसाइटी, कंपनी और बॉडी ऑफ पर्सन एस्टेब्लिश इन इंडिया। मतलब कहने का मतलब, जब इसको ये इरादा भी इसका साथ में कि इंडिया में हम रहेंगे या इंडिया में नौकरी करेंगे या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में
जो इंडिया जिसका मेंबर है उससे हम उसमें रहेंगे। कहने का मतलब इंडिया में रहने का इरादा हो तो वो बात को इसमें मेंशन किया है कि उसका इरादा भी रहना चाहिए कि हमारा यहाँ रहने का इरादा है, यहाँ हमें नौकरी करने का इरादा है इस पीरियड में। तो या तो सरकारी नौकरी करेंगे सरकार का, भारत सरकार का, या भारत सरकार ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन का इसका मेंबर हो, जैसे WHO हो गया, यूनाइटेड नेशन का कोई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ खुला हुआ हो उसका हो गया। बाकी आप बहुत सारे ब्रांच यहाँ जैसे खुले हुए हैं वर्ल्ड लेवल पर, कोई वर्ल्ड आप कह सकते हो कि वर्ल्ड बैंक का तो नहीं बोलूँगा, ऐसे डिफरेंट कंट्री के साथ हम कोई ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कर रखे हो, उसका एक ब्रांच यहाँ खोल रखा हो, उसका मेंबर हो, कोई उसमें जॉब कर रहा हो आदमी और इंडिया ऑलरेडी उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हो तो वहाँ जॉब कर रहा हो और यहाँ रहने का इरादा हो, उसके लिए ये लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया है। तो एक तो ये हुआ। अब अभी पीछे मैं बताऊंगा, देखो हाउएवर, इतना तो है ही, हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार, केंद्र सरकार में वेव छोड़ सकती है ऑल और एनी ऑफ द एबव कंडीशन फॉर नेचुरलाइजेशन इन केस ऑफ ए पर्सन हु हैज रेंडर्ड, प्रस्तुत किया है या दिया है, प्रोवाइड किया है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन द, मतलब इन द डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू द कॉज ऑफ साइंस, फिलोसफी, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस एंड ह्यूमन प्रोग्रेस। तो मतलब कहने का मतलब जिसने कहने का मतलब डिस्टिंग्विश सर्विस को कह सकते हो विशिष्ट सेवा प्रदान की हो, ये सारे एरिया में, क्षेत्र में, सोशल सर्विस में हो गया, साइंस में हो गया, मतलब आर्ट्स में हो गया, आपका लिटरेचर में हो गया, उसके अलावा वर्ल्ड पीस के लिए, ह्यूमन आदमी का प्रोग्रेस के लिए, उन्नति के लिए, कहने का मतलब एक तरह से कहूँ कि सोशल वेलफेयर का काम, एक तरह ये कहने का मतलब। इसमें अगर स्पेशल सर्विस प्रोवाइड किया तो उसको जितना कंडीशन हो बिना सोचे बजाय उसको नेचुरलाइजेशन के जरिए केंद्र सरकार उसको सिटीजनशिप प्रोवाइड कर सकती है। समझ गए? जितना रट रहे हो इतना लाइन वाला लाइन घूम फिर के पता चला कि सिटीजनशिप बिना कुछ लाइन को फॉलो किए हुए सिटीजनशिप, अगर कोई आदमी को सरकार को भाग गया, पसंद आ गया, आदमी मतलब जो भी हो, बहाना तो कुछ भी हो सकता है कि इस जरिए हमने दिया है, सरकार का क्लोज हो, मतलब जिस गवर्नमेंट की हो, तो उसको सिटीजनशिप गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है। ठीक, अब देखो, एवरी नेचुरलाइज सिटीजन मस्ट टेक एन, जैसे ओथ एंड एलिजेंस सबको लेना है वैसे ओथ एंड एलिजेंस इसको लेना होगा, जो फॉर्मेट जो अभी बताया था वैसे। ये मैंने एक पिक्चर डाला है इसका, ये कौन है पता है? दिस इज ए पर्सन, क्या नाम है, अदनान सामी, एक सिंगर, ही वाज ए सिंगर, काफी हेल्दी फैटी। अदनान सामी, मुझको भी तो लिफ्ट दिला दे, एक नहीं तो चार दिला दे, कैसे कैसे को दिया, एक सॉन्ग है ना। और अदनान सामी कुछ ऐसा, काफी मोटा वाला पर्सन, ये देख रहे हो काफी पतला ये पर्सन है। इनको सिटीजनशिप ये जो मिला 2016 में सिटीजनशिप प्रोवाइड किया गया नेचुरलाइजेशन के जरिए 2016 में। अब वो क्राइटेरिया वाले जितना जो क्राइटेरिया, अभी मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, उसमें फॉलो करे ना करे, अब तो देख लिया, बिना फॉलो किए सरकार को लगा किया, हाँ हमारे कंट्री में पाकिस्तानी पर्सन यहाँ अच्छा गाना गा रहा है, अच्छा सर्विस दे रहा है, अच्छा एंटरटेनमेंट करा रहा है, ठीक है, यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है, यहाँ टैक्स भर रहा है, यहाँ सरकार को इससे बेनिफिट हो रही है, पैसे आ रही है, नेचर अच्छा है, बिहेवियर अच्छा है, तो सिटीजनशिप इसको पर्सन को या तो वो जितने जो क्राइटेरिया में आ रहे हैं उसको फॉलो करते हुए, अदरवाइज ना भी आए तो दे भी सकते हैं। तो इसको दिया गया था, मतलब इसको नहीं, इनको दिया गया था अदनान सामी को, ठीक है। अब इतने पतले कैसे हो गए? बैरिएटिक सर्जरी एक ऑपरेशन होता है, आंतिक इंटेस्टाइन को कुछ पोर्शन का काट कर हटा दी जाती है, शॉर्ट कर जाती है इंटेस्टाइन को छोटा, ताकि जो भी खाना खाए तो कम पैसेज से, इंटेस्टाइन में कम पैसेज से गुजरे, ज्यादा पैसेज से गुजरेगा तो ज्यादा एनर्जी को चूसा जाएगा, कम से गुजरेगा तुरंत शरीर से निकल जाएगा तो चूसा ही कहाँ जाएगा, तो वेट ऐसे भी कमेगा आदमी का, तो वो होता है बैरिएटिक सर्जरी होता है। उसके अलावा इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन होती है वेट लॉस करने की, हालांकि उसके बहुत बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है निगेटिव भी। ऐसे तो सामने देख रहे हो, बाद में पर्सन का क्या हाल हो रहा होगा, कैसा है, पेट को क्या हाल चल रहा होगा, कितने तरह के और
वो ऑपरेशन के बाद और इम्यूनिटी डाउन हो गई होगी, क्या बीमारी चल रही है उसको आपको पता नहीं है, दिक्कत तो होती है बहुत, मैं बता दूं। तो ये होता है पेडियाट्रिक सर्जरी। हाँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना, सेक्लूटाइड आप देखोगे न्यूज में बार बार, वेट लॉस एंटी डायबिटिक एक मेडिसिन होती है ग्लूकोगेन लाइक पेप्टाइड, उतना मत जानो, न्यूज में आता है वो ड्रग का, तुम एग्जाम्पल देखो सेक्लूटाइड, डीग्लूटाइड, ऐसे करके न्यूज में काफी आ रही है, काफी कई बार मैंने न्यूज में पढ़ा है। वेट लूजिंग ड्रग है, उसका इंडिया में अप्रूवल नहीं मिल रहा है या मिलेगा, ऐसे आती रहती है। वो अमेरिका में अप्रूव्ड है उसका, तो उसके साइड इफेक्ट हैं, ट्रायल नहीं हुआ है कंप्लीट। तो एग्जाम में हो सकता है डायरेक्ट ड्रग के नाम पर आ जाए, या जो मेडिकल साइंस से जो बिलोंग करते हैं, तो हो सकता है इंटरव्यू में पैनल में जो पर्सन बैठा हो, इसको खुद मोटा हो, उसको दवाई पर दिमाग लगा रहे हो, यार मेरा भी वजन कैसे कम जाए, मतलब जो अफसर है उनकी बात करो, जो IAS ऑफिसर बैठे हो या IPS IFS व्हाटएवर ऑफिसर, तो एग्जाम में उनको मन में आया, हाँ अच्छा मेडिकल साइंस से बिलोंग करते हो, अच्छा कैट, तो पता चल जाएगा किस साइंस कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी बैकग्राउंड क्या है, इंजीनियरिंग से है, मेडिकल साइंस, उसको पकड़ लेंगे, लो भाई बताओ मेडिकल साइंस से ना बिलोंग करता हो, कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी से बिलोंग करता है, बायोलॉजी से बिलोंग करता है, उससे भी पूछ ले, या खुद वो कैंडिडेट भी मोटा हो थोड़ा, तो उससे पूछ लें कि वेट रिड्यूस करने के लिए हाउ यू विल रिड्यूस योर वेट, डू यू नो सम ड्रग्स आर गोइंग इन मार्केट, ट्रायल्स आर गोइंग ऑन, देखो उस समय पूछने के लिए जो मुंह से कुछ भी निकल जा सकता है, न्यूज में है, तो ऐसे भी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपको एटलीस्ट कम से कम जानना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब तो साइंस एंड टेक का क्वेश्चन जो देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन आ जाती है, तो ऐसा लगता है यार ये क्वेश्चन तो खुद जो उस सब्जेक्ट से जो बिलोंग करता है ना, वो भी आंसर शायद ना कर पाए, कभी कभी कुछ ऐसे लोग ऐसे क्वेश्चन आप पूछ देते हैं, तो या कुछ ऐसे भी ऐसा लगा कि डॉक्टर रह के भी हो सकता है वो आंसर गलत कर दे, वो जो या शुभ बायोटेक्नोलॉजी का पर्सन बिलोंग करते हुए हो सकता है क्वेश्चन गलत है, ऐसे तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं कि साइंस एंड टेक से बहुत पहले बहुत इजी सुपरफिशियल क्वेश्चन पूछी जाती थी, अब तो देख रहे हो काफी डीप में पूछ लेते हैं। तो खैर ये बताया, अभी नेचुरलाइजेशन देखता हूँ, ये नेचुरलाइजेशन यहाँ ये सब बता दिया, एक यहाँ तक तो बता दिया, नेचुरलाइजेशन हुआ खत्म, अभी खत्म नहीं करूंगा, अब मैं थोड़ा पहले जाऊंगा, पहले मैं थोड़ा नेचुरलाइजेशन को ऊपर तरीके से शॉर्टकट तरीके से मैं ले लूँ एक बार। देखो नेचुरलाइजेशन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है, एज हो गया, कैपेसिटी है, ठीक है, इलीगल माइग्रेंट नहीं है, साथ में क्या क्या होना चाहिए कि ऐसे कंट्री का सब्जेक्ट या सिटीजन नहीं हो जहां हमारे कंट्री ने रोक रखा पहले से। दूसरा, इफ ही इज ए सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री दैट ही, साथ में वो पहले से अंडरटेकिंग देता है कि हम वहाँ का सिटीजनशिप छोड़ देंगे, यहाँ से मिल जाएगा, तो साथ में क्या है दैट आइदर इंडिया में रिसाइड किया हो, इंडिया में और सर्विस में हो, जब अप्लाई किया तो उसके 12 महीने पहले लगातार हो, जो सर्विस में हो या इंडिया में रिसाइड कर रहा हो। 12 महीना वाला में हो गया कि उससे और 14 साल पहले जाओ, तो उस 14 साल पहले में 11 साल का है, या तो इंडिया में रह रहा हो या सर्विस कर रहा हो, तो ये आ गया। फिर साथ में ये आ गया कि 14 साल वाला जो क्राइटेरिया हो गया कि इंडिया में रह रहा हो या सर्विस कर रहा हो, 12 महीना तो लगातार रह ही रहे, उसके पहले जो हो गया कि 14 साल वाला के बीच में 11 साल, वो 11 साल को घटा कर उस 14 साल के बीच में 11 ना होगा, कम से कम 5 भी अगर रह रहा हो ये सब पर्सन कम्युनिटी वाले और एक कंट्री से बिलोंग किए कम्युनिटी वाले, तो भी उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा। साथ में कैरेक्टर अच्छा हो, लैंग्वेज का नॉलेज हो, ये शेड्यूल में जो लैंग्वेज है, और साथ में ये इरादा रखते हो कि इंडिया में ही रहना है, यही जॉब करना है, यही सर्विस करना है, एक तो ये ठीक, और साथ में सरकार चाहे तो जितना जो क्राइटेरिया है वो बिना परवाह किए हुए किसी को सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन के जरिए, और उनका कंट्रीब्यूशन ये सब में 8 में, लिटरेचर में, वर्ल्ड पीस में, ह्यूमन प्रोग्रेस में, फिलोसफी में, साइंस में रहा हो तो उनको दिया जा सकता है, और इसको भी ओथ लेना होगा। ये हुआ नेचुरलाइजेशन का। अब देखो 8th शेड्यूल की बात कहा, तो मैंने 8th शेड्यूल में देखो ये जो लैंग्वेज है, यहाँ 8th शेड्यूल में ये सब लैंग्वेज है, मैं ये सामने लैंग्वेज को इसलिए रख दिया कि आई थिंक मैंने जब ये पढ़ाया था कॉन्स्टिट्यूशन, सैलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ मैंने बताया था सारे लैंग्वेज के बारे में। एक तो 92nd वाले अमेंडमेंट में कौन सा लैंग्वेज जोड़ा गया, एंड एक हुआ आपका 1992 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें कौन सा लैंग्वेज जोड़े गए,
2003 में जो अमेंडमेंट हुए उसमें कौन कौन से लैंग्वेज जोड़े गए, एंड एक बताया था आपको मैंने 1967 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें कौन कौन से लैंग्वेज, उसमें तो एक ही जोड़ा गया था, सिंधी था, तो लैंग्वेज जोड़े गए थे। तो मैंने लैंग्वेज रख दिया है, देख लो। अब थोड़ा मैं दिखा देता हूँ, वो इसमें मैक्सिमम जो देखोगे तो 1950 वाला लैंग्वेज है। अब टोटल आप जोड़ लो कितने लैंग्वेज है, 24 है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 सॉरी 22 हाँ 22 बोल रहा 22 सॉरी 24 बोला 22 लैंग्वेज हम बताया था पहले। बाद में आपको 4 3 7 1 8 लैंग्वेज को बाद में जोड़ा गया था। 14 लैंग्वेज जब कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्ट हुआ, मतलब उस समय 1950 तक 14 लैंग्वेज थे, 14 लैंग्वेज। बाद में एक लैंग्वेज जोड़ा गया, ठीक है, उसके बाद में फिर 4 लैंग्वेज जोड़ा गया, उसके बाद में फिर 3 लैंग्वेज जोड़ा गया, ऐसे जोड़ा गया। तो 1950 वाली तो है ही। जो थोड़ा अननेचुरल है वो मैं दिखा दूं। सिंधी को 1967 में जोड़ा गया, सिंधी 1967 में जोड़ा गया, 1967 में पहला एक लैंग्वेज जोड़ा गया ये। उसके बाद जो लैंग्वेज जोड़ा गया 1992 में। अब 92 में देखो कौन, ओहो फुल स्क्रीन, ये 92 में जो लैंग्वेज जोड़ा गया, देखिए ये आपका कौन आएगा 92 में, कोंकणी, मणिपुर, यहाँ मणिपुरी एंड नेपाली, एक आपका आएगा यहाँ नेपाली। तो 3 लैंग्वेज जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, 3 लैंग्वेज, पहला 1 3 और उसके बाद में 4। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 92 एंड 92, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, ठीक। 2003 में आएगा तो आपका आएगा मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, देखो कहाँ गया। उसके बाद आएगा आपका 97 में आ जाओ, सॉरी 2003 में आ जाओ, तो 2003 ऊपर से कहीं से यहाँ बोडो, डोगरी, मैथिली लिखा हुआ, मैथिली एंड संथाली कहीं होगा, संथाली। एकदम लैंग्वेज जाना है, ऐसे एकदम याद करना है, इसमें कोई डॉट ही नहीं है। तो फिर से दिखा दूं, यहां शुरू करोगे कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और बाद में जो बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। अब लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है आप देख लोगे, असमी तो क्लियर है, असम में, बंगाली क्लियर है। बोडो कहाँ बोली जाती है मैंने पहले बताया था, असम के अलावा और भी नॉर्थ ईस्ट वाले जो रीजन है, असम में, मेघालय में, आसपास में, वहां भी बोडो बोली जाती है। फिर अब डोगरी जो देखोगे, डोगरी कहाँ बोली जाती है, ये जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल वाले रीजन में डोगरी बोली जाती है। तो देखो बोडो, डोगरी, ठीक है, मैथिली एंड संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली कहाँ 2003 में जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली कहाँ 1992 में जोड़ा गया। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, तो ऐसे याद रहेगा, जैसे भी आप याद कंफर्टेबल रहो ऐसे याद करो। गुजराती ऑब्वियस सी बात है, कहाँ देखो पुराने पानी, हिंदी कहाँ, हिंदी तो पता ही कहाँ कहाँ। कन्नड़ा, कश्मीर के लिए रीजन में आ जाएगा आपका, कहाँ गया कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में। कोंकणी ये गोवा महाराष्ट्र के पास, गोवा एंड पार्ट ऑफ कर्नाटका, सॉरी कुछ कर्नाटका में भी है, कुछ महाराष्ट्र में भी, ऐसा नहीं कि जो लिखा हुआ वही है। एंड मैथिली बिहार वाले रीजन में मैथिली, तो मैथिली देखो पार्ट्स ऑफ बिहार, मलयालम केरला तो वहीं, और मणिपुर नहीं मणिपुरी ये, एंड मणिपुर में, मराठी महाराष्ट्र में, नेपाली नेपाल वाले रीजन, साथ में बिहार के कुछ रीजन में, कुछ उत्तरांचल वाले रीजन में, कुछ सिक्किम वाले रीजन में, ऐसे ऐसे है, यहाँ पूरा नाम नहीं दिया हुआ है। उड़िया उड़ीसा, पंजाबी पंजाब पता है पंजाब। संस्कृत देखो कहीं कुछ नहीं मेंशन है, जो हमारा पहले मेन लैंग्वेज था, आज हम खुद उसको नहीं बोलते हैं। अब तो बहुत बच्चे संस्कृत लेते भी नहीं है, लेते क्या है ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, क्योंकि उसमें मार्क्स ज्यादा उठती है सीबीएसई में।
तो मलयाली, तमिल, उसके बहुत सारे वर्ड, हमारे हिंदी का जो मैक्सिमम वर्ड जो देख रहे हो संस्कृत से ही कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ कर लिया गया है, लेकिन खुद आज संस्कृत नहीं बोली जाती है। जो पूजा करवाते हैं संस्कृत में मंत्र पढ़ देते हैं, कितने लोगों को पता भी नहीं चलता कि मंत्र का मतलब क्या है। सारे पंडित जी को भी नहीं पता होता है कि मंत्र पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है। मैं आपको बता दूं, कितने लोग, आप लोग को भी पता नहीं होगा, जो गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बताना कितने लोगों को इसका मतलब पता है। हे गायत्री माँ आपकी मैं नमन करता हूँ, जो भी वो आगे है मैं नहीं बोलूंगा, कितने लोगों को इसका मतलब पता है अपनी लैंग्वेज में, तमिल में, तेलुगु में, हिंदी में, इंग्लिश, व्हाटएवर में, पता है कितने लोगों को। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलो गरुड़ध्वज मंगलम तनोहरि, ऐसे बोल दिया, इसका मतलब पता है। हिंदी संस्कृत में तो है, मतलब भी नहीं पता। अरे क्या, जानो तो ही मानो, ना जानो तो बिल्कुल मत मानो। अगर उसको मानते हो तो पूरा जानने की कोशिश करो, बिना जाने मत मानो। कोशिश करोगे तो जरूर जानोगे, जानो तो मानो, कोई दिक्कत नहीं, मानने से तो मैं मना नहीं कर रहा हूं। तो खैर, वो ये संस्कृत का मैंने ये बताया। संथाली देखो, संथाल रीजन, राजस्थान, सॉरी झारखंड वाला रीजन, वेस्ट बंगाल वाला रीजन, संथाली एक ट्राइब्स होती है। संथाल परगना एक जगह भी नाम सुना होगा, वो रीजन में आपका ये बोला जाता है। सिंधी, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सिंधी, वो सिंध वाला रीजन है। बहुत सारे सिंधी जो है इंडिया में रहते भी हैं। तो देखो, ये खासकर गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र वाले ये रीजन में अभी कुछ कुछ सिंधी रह रहे हैं। सिंधी हो गया, तमिलनाडु पता ही है, तेलुगु, आंध्रा एंड उर्दू बिहार की आई थिंक सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू, बिहार की है, यूपी में बहुत जगह, या वो हम बहुत सारे वर्ड जो बोलते हैं उर्दू बोलते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि उर्दू का सन में है। तो टिपिकल जब आप हिंदी पढ़ोगे ना तो हिंदी में होता है, हिंदी कभी पढ़े होगे, मतलब ग्रामर की बात कर रहा हूँ, तो उसमें होता है कि हिंदी वर्ड है या उर्दू वर्ड है, वहाँ आपको चुनना होता है ऐसे। तो बहुत सारे वर्डिंग है, तो आपको वहाँ, मैंने भी कहीं पढ़ा था तो मुझे पता चला जो हम नॉर्मल वे में बोल रहे हैं ना, वाकई में हिंदी वर्ड नहीं उर्दू वर्ड है, जो हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में आ गई है। तो ये कहीं ना कहीं क्या शो करता है कि हम हिंदू मुस्लिम काफी पहले क्लोज रह चुके हैं, आज भी हैं, लेकिन अब तो बहुत सारे डिफरेंस है, लोग कर चुके हैं। तो हम इतने क्लोज थे कि हमारे बोल चाल में भी वो भाषा आती है, हमारी भाषा में उनका मतलब हिंदी भाषा में उनका, देवनागरी में भी वो मुस्लिम जो बोल रहे हैं, या मुस्लिम लैंग्वेज जो उर्दू का जो उनका वर्ड है वो हम बोल रहे हैं। तो इतना हम आपस में इतना प्यार लगाव रहा है, जो दूरियां आज इतनी हो गई है। लेकिन ऊपर वाला का एक करिश्मा कि उसने जो आपको अंदरूनी जो दे रखा है लिटरी, वो लफ्ज भी आ रहे हैं। आज भी जो लोग बोलते हैं ना कि कुछ भी हो, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, कोई हिंदू कितना कट्टर भी बात बोलता है, वर्ड खुदा, कोई भगवान के कंटेक्स्ट में अगर रिलीजन स्पेसिफिक देखा जाए तो वर्ड किनका है, मुस्लिम का है ना, फिर भी वर्ड हर कोई क्या आता है, क्रिश्चियन हो, सिख हो, यार खुदा चाहेंगे तो जरूर होगा यार, बोलते हैं ना। तो ये हमारे अटैचमेंट को दिखाता है कि हम पहले कितने अटैचमेंट क्लोज आपस में रहे हैं, लेकिन आज बदलते जा रहे हैं। उसको एक जगह कहीं ना कहीं आपको बदलने की जरूरत है, जो आज गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं लोग। तो ये हुआ। टॉपिक खत्म होने के बाद मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में कोई प्रमोट एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा बताना पड़ता है। ये हमारे चैनल जो आप YouTube पर जो देख रहे हो उसका तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल के देख रहे हो। तो ये YouTube पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहां भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे, जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, वेरी वर्ड। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है, @Dr.Vikas ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं, या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग लाइक दैट, टू योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी, कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है,
इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं, मैं स्लाइड में करता हूं तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, डॉक्टर डॉट dr डॉट एंड विकास अंडरस्कोर IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी है सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। तो ये चला जाए, ये एक बार कोड भी इंस्टाग्राम में शायद जनरेट होता है, इसलिए ऐसे है। तो बार कोड को स्कैन करके भी चाहे तो वहां पहुंच सकते हैं। तो ये वीडियो हर जगह अवेलेबल होगी, कुछ कुछ शॉर्ट जो बोलते हैं छोटे छोटे वीडियो भी डालना, तो सब डाला हुआ मिलेगा आपको। तो अगर स्कैन हो जाती है तो वीडियो से तो गुड। इसको थोड़ा मैं और जूम कर दूं, ये रहा इंस्टाग्राम का। अब देखेंगे ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी इस तरीके से दिखेगा। और जो आईडी जो होता है @dr विकास IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, और चलते हैं लास्ट। थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, पता नहीं। ये है बारकोड। मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूं, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूं ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूं। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूं, मैं उन बच्चों का माँ भी हूं, दोनों हूं। तो सोचो मुझे उससे कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई मैं एनजीओ, मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूं, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूं। मैं जिनसे भी मांग रहा हूं, आज फी मांग रहा हूं, गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूं, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज ए बाप की तरह, एज ए बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए। और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं, पैसे कलेक्ट कर रहा हूं। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से। नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश। ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड। तो मैं बोल दूं यूपीआई आईडी क्या है, विकास VIKSH JIP जिपमर JIPMER जिपमर @OK एक्सिस। ऐसे मैंने ऐसा बनाया नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे आ जाता है। एंड अकाउंट नंबर जो मेंशन है 92001001620810। मुझे भी कोई अपना अकाउंट नंबर याद नहीं था, मैं बता दूं। एंड IFSC कोड वो भी मुझे याद नहीं है, वो भी है UTIB 003494, सॉरी 000 है, UTIB 003494, ये IFSC कोड है। तो पर्पस बता दिया, आपकी विश बता दिया, जो भी हो, बाकी ये यहां तक ये। और फिर आगे धीरे धीरे ऐसे नेक्स्ट चैप्टर पर मैं चलते रहूंगा। तो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, बताया है। एक बात और, पॉलिटी में आपको ज्यादा कनेक्शन मिलेगा, एक चैप्टर से का लिंक बहुत से, पर जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें रिलेटिवली थोड़ा कम लिंकिंग रहेगा, पर जहां लिंक रहेगा मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर चला आगे बढ़ूंगा।
पर पॉलिटी में बहुत ज्यादा लिंक है, तो एक चैप्टर के साथ बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर कवर हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो डरना नहीं है, धीरे धीरे सब चीज हो जाता है, शांति से ध्यान से पढ़ना है। और मैंने ऐसे पढ़ाया है कि यहां तक कि बच्चा तक मैंने ऐसे पढ़ाया कि अगर 10th क्लास का बच्चा हो, अगर वो टाइम दे, ध्यान से देखे, आराम से फोकस करे, तो वो आसानी से समझ सकता है। ठीक है, तो आपको इसमें आपको सिर्फ इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है, साथ में आपको इसके लिए क्या है, पेशेंस की जरूरत है कि आप ध्यान से सुनो, बैठो, पढ़ो, तो ही आप समझ सकते हो। ठीक है, तो मैंने हर पहलू को जो मैंने बताया है कि हर एस्पेक्ट को मैंने कवर की है। तो यहां तक इतना, बाकी बहुत सारी डिटेल बाकी जब बीच बीच में तो आते ही रहता है, तो आगे मैं बताते रहूंगा, या अभी जो बताते रहूंगा ऑलरेडी कवर हो चुका है, मैं बता चुका हूं पहले भी, ऑफलाइन ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिए है, पर ऑनलाइन जो कंटेंट है वो अब आपको अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन के फॉर्म में। क्लियर है? तो अभी तो पॉलिटी वाली मिलेगी आपको, बाद में उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलेगी आपको ऑनलाइन फॉर्म में। तो ये